पैरालिसिस का पहला स्ट्रोक आया और हम उसे पहचान नहीं पाए। अब हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि बॉडी हमें क्या सिग्नल देती है जब हमें पैरालिसिस का स्ट्रोक आ रहा होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुथमन और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके कि पैरालिसिस के पीछे कारण क्या होते हैं और जब ये हमें होने वाला होता है तो हमें क्या लक्षण देता है, जहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। पैरालिसिस, जिसे हम लकवा भी कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर के किसी अंग का काम ना करना, चाहे वो मेरा हाथ हो, चाहे वो मेरा टांग हो, चाहे मेरी जुबान हो, कोई भी अंग अगर काम करना बंद कर दे तो उसे हम लकवा लगना कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में पैरालिसिस कहते हैं। बट इसके पीछे जो कारण होता है उसको भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि पैरालिसिस में लगता है कि मेरा हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, बट इसके पीछे जो कारण होता है वो थोड़ा सा डीप होता है। पैरालिसिस जब किसी को होता है तो उसमें मुख्य कारण होता है आपके ब्रेन के अंदर आने वाला क्लॉट या फिर ब्रेन के अंदर जो ब्लीडिंग होती है। जब ब्रेन को नुकसान होता है उसे हम ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। जब ये क्लॉट हमारी बॉडी में बना, वो कहीं से भी बन सकता है, वो आपके थाइज में बन सकता है, वो आपके हार्ट में बन सकता है। जब वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होता हुआ हमारे ब्रेन में पहुंचता है और वहां पर जाकर वो चोक कर देता है, तो हमारे ब्रेन के एक हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वहां का जो टिश्यू है, वहां का जो नर्व सेल्स हैं, वो मरना शुरू कर देते हैं। अब वो काम क्या करते थे? वो काम करते थे आपके हाथ पैर को चलाने का। यानी जब आप सोचते हो अपने हाथ उठाने का, सोचा अपने ब्रेन से, हिला आपका हाथ, तो ये जो कनेक्शन है वो आपका ब्रेन के वो सेल्स बना रहे थे। तो जब उनको नुकसान होता है तो सिग्नल ब्रेन से आपके हाथ को जा नहीं पाता, जिसकी वजह से हाथ हिलना डुलना बंद हो जाता है। मगर हमें लगता है कि मेरा हाथ नहीं चल रहा, मेरे हाथ में दिक्कत है क्योंकि मैं तो सोच पा रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। तो आपने जब भी किसी को पैरालिसिस का अटैक होता है तो शुरुआत करनी पड़ती है उस बीमारी की जड़ से, और अक्सर वो जड़ क्या होती है? आपका ब्रेन के अंदर वो क्लॉट, ब्रेन के अंदर वो ब्लीडिंग, जिसकी वजह से ब्रेन के हिस्से को नुकसान पहुंचा। अब जब किसी को पैरालिसिस का अटैक होता है तो उसके बॉडी में सिम्टम क्या जनरेट होते हैं कि जहां पर उसको देख के ये लगना चाहिए कि मुझे अब हॉस्पिटल की जरूरत है। तो सबसे पहली दिक्कत जो उसको महसूस होती है वो है कमजोरी। शरीर के आधे हिस्से में कमजोरी का महसूस होना कि मेरा ये हाथ नहीं चल रहा ढंग से, मेरा ये पैर भारी मुझे महसूस हो रहा है। दूसरी चीज क्या महसूस होती है? वो है आवाज। अगर आपकी आवाज बिगड़ जाए, बोलने में दिक्कत हो, लड़खड़ाने लग जाओ, तो मतलब आपको जरूरत है हॉस्पिटल की। तीसरा होता है हमारा फेस। अगर आप शीशे में अपने आप को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि लेफ्ट और राइट आपका बराबर नहीं है, तो वो भी साइन होता है कि कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के साथ गलत हो रहा है। तो अगर आपको ये सिम्टम में से कोई एक सिम्टम भी आपको नजर आता है तो आपने घर पे बैठ के अपना इलाज नहीं करना है। आपने अपने आसपास के एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाना है जहां पर आपको सही ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक टेस्ट जरूरी होता है, वो है ब्रेन का MRI। ये जानने के लिए कि ब्रेन में क्लॉट हुआ है या नस फटी है। अगर ब्रेन के अंदर क्लॉट है तो एक इंजेक्शन होता है जिसे उस क्लॉट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और पेशेंट में रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, और डॉक्टर अच्छा सही सामान के साथ कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल में मिलेगा। इसलिए आपका जो टाइम है, जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है, वो शॉर्ट होना चाहिए। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो रहा है तो पास के नियरेस्ट हॉस्पिटल में आपने जाना है। अब जो इसको एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनके लिए बहुत आसान होता है कि ओके ठीक है, मुझे दोबारा हो रहा है, मुझे जाना है, तो उन्हें बताना नहीं पड़ता। मगर एक ऐसी बीमारी भी है जो आपके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले भी ठीक हो जाती है, बट वो होती पैरालिसिस से है। इसे हम कहते हैं TIA। TIA का मतलब होता है ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक। ये छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं जो आते हैं और अपने आप घुल के निकल जाते हैं, मगर इसमें जो सिम्टम होते हैं वो भी कुछ देर के लिए आते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। जब ऐसा हमें महसूस होता है कि मुझे कमजोरी आई और वो ठीक हो गई डॉक्टर के पास जाने से पहले, मुझे डॉक्टर के पास जाने की अब जरूरत नहीं है, ऐसी गलती मत कीजिएगा। क्योंकि आपकी बॉडी में अभी छोटा क्लॉट आया था तो आप बच गए, अगर बड़ा क्लॉट आएगा तो आप बच नहीं पाओगे, और आपकी बॉडी के अंदर वो एनवायरनमेंट तैयार है कि आपको बड़ा अटैक, बड़ा क्लॉट आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर छोटा क्लॉट बन रहा है तो बड़ा क्लॉट बनने में देर कितनी लगेगी। और मैक्सिमम पेशेंट गलती ये करते हैं कि उनको छोटे छोटे अटैक जिंदगी में बहुत बार आए होते हैं, मगर उन्होंने कभी भी अपनी मेडिसिन, अपनी लाइफस्टाइल, अपना खाना पीना कभी बदला नहीं होता। तो अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इन छोटे छोटे सिम्टम्स को आपने पहचानना है और इनकी को गहराई से समझना है कि इनको हल्के में नहीं लेना। अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ भी ऐसा महसूस होता है जो कि नॉर्मल नहीं है, फिर से कहूंगा, अगर आपकी बॉडी में आपको ऐसा महसूस होता है कि जो नॉर्मल नहीं है, चाहे वो कमजोरी हो, चाहे हाथ पैर की वीकनेस हो, चाहे बोलने में दिक्कत हो, आपने अपने पास के अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जरूर जाना है। क्योंकि जो पहला इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है वो बहुत कारगर होता है।
अगर वो कारगर नहीं होता, वो फेल हो जाता है या आप नहीं पहुँच पाते हैं, ब्रेन को परमानेंट नुकसान हो जाता है, तब जाके आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का स्कोप खुलता है, जहाँ पर आपकी रिकवरी करवाई जाती है। किस तरह से करवाई जाती है, उसको आप देखिए। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बोलिए। बढ़िया। अच्छा, बढ़िया अभी कैसी कंडीशन है आपकी, कुछ बताओ। सर, मुझे 2 साल पहले पैरालिसिस आया था। हम्म 2 साल तो नहीं हुआ, पर शायद अभी 4 महीने बाकी है 2 साल होने में। हम्म और एक पैर में सुन्न आ गया था, काम नहीं कर रहा था, और गुजरात की एक अस्पताल में मैंने दवाइयाँ ली। हम्म और दवाइयाँ लेने के बाद चलना फिरना उठना बैठना सब सही हो गया था। ये हाथ में पूरी स्टिफनेस रहती थी, कलाई में अच्छा और एल्बो में और शोल्डर पर। अच्छा और ये जो दायां पैर है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ पड़ चलने में लगता था। अच्छा बाद में मैंने आपकी हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेने चालू कर दिया, 5 महीने से ले रहा हूँ। हम्म 80% सुधार आ गया है सर। अच्छा टाइम टू टाइम वो मैडम भी फॉलोअप ले रहे हैं। अभी ये जो हाथ का पंजा है ना सर, हाँ मैं किसी से सुने से महसूस नहीं होता। ऐसे बोतल पकड़ी है तो सेंसेशन अभी नहीं आया है। अच्छा, मूवमेंट पूरी है, स्टिफनेस और खत्म हो गई है। क्या स्टिफनेस खत्म हो गई है। स्टिफनेस है या थोड़ी सी है, या पीछे के साइड में स्टिफनेस लगती है अभी। अच्छा, ऐसे घुमाता हूँ तो कभी कट कट की आवाज आती है। कट कट की आवाज आ रही है अभी। पैर पैर में क्या हाल है? पैर अभी ठीक चल रहा है? अब पैर थोड़ा सा कहने को से मुड़ा हुआ रहता है, बाकी सही चल रहा है। तो ये जब हुआ था तब क्या कंडीशन थी? तब तो मैं जब यहाँ अस्पताल में दाखिल था ना, हाँ तब हाथ पैर काम ही नहीं करता था। अच्छा फिर हमारे नजदीकी फिजियोथेरेपी सेंटर में मैं गया और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। अच्छा तो चलना फिरना हो गया था। हाथ बहुत सा भारी लग रहा था। अच्छा दाहिना हाथ है ना, बरोबर। बाद में मैं आपकी वीडियो डेली देखता था। अच्छा तो मैंने डायरेक्ट इंटरनेट की मदद से कॉल किया, वहां से दवाइयाँ मंगवाई। अभी हाँ। मेरा 5वां महीना चल रहा है, दवाई अभी शुरू ही है ये। अच्छा पर सर पहले 1 महीने ऐसा लगा कुछ चेंजेस ही नहीं है। हाँ उसके बाद अचानक से सब हल्का महसूस होने लगा, स्टिफनेस चली गई, काफी हद तक राहत हो गई। अब आगे मुझे क्या करना है वो आप बताओ। तो काम क्या करते हो पहले ये बताओ। काम मेरा तो ट्रांसपोर्टिंग का काम है सर, वैसा कोई हार्ड वर्क नहीं करता हूँ। अच्छा, मतलब ट्रांसपोर्ट की एजेंसी है या फिर गाड़ी चलाते हो? हाँ, ये ऑफिस वाला काम है। ऑफिस वाला काम है, ठीक है। तो अभी तो आप फिजियोथेरेपी करवा रहे हो, बंद है? नहीं, मैं अपने आप से करता हूँ। आप थोड़ी सी ना फिजियोथेरेपी करवा लो। उसमें सर कहाँ करवानी पड़ेगी, फिर सेंटर जाना पड़ेगा? तो अपने घर के आसपास कोई ना कोई सेंटर होगा हमारे, हाँ हाँ, तो वहां पे ज्वाइन कर लो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और अपने अपने हाथ में पावर लाने के लिए ना, तो थोड़े से अपने काम जो होते हैं, अपने जो काम होते हैं, जैसे कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, अपने जो काम होते हैं कम से कम उनको स्टार्ट कर दो। नहीं सर, क्योंकि काफी अभी हद हाथ तक की, सुधार है। हाँ जी, मुझे काफी हद तक सुधार है। हाँ हाँ अभी पहले तो चलने में थकन महसूस होती थी, अब वो भी नहीं हो रहा है। किसी चीज पकड़नी हो ना तो बैलेंसिंग भी आने लगा है। वैसे ये बोतल पड़ी है, हाँ हाँ ये उठानी होती थी तो बैलेंस नहीं रहता था, वैसे यूं होता था। अच्छा, कंट्रोल नहीं था। ग्रिपिंग भी आने लगा है। अब कंट्रोल आ गया ना, पहले कंट्रोल नहीं था, मसल्स पे कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल पूरा आ गया, स्टिफनेस वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया। तो अभी 4-5 महीने में, 5वां महीना भी शुरू हुआ है, अगर आने वाले 2-3 महीने में ये जो बच्चे को जो स्टिफनेस है, जो सेंसेशन नहीं है ना, वो निकल जाएगी। उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। खाने में खट्टा तो नहीं खा रहे? खट्टा तो खा रहा हूँ सर। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? खट्टा बंद वो करो। तो नहीं पता था। चलो बंद कर दूंगा। खट्टा मत खाओ। तो आप एक काम कीजिएगा, इसकी थोड़ी सी सिकाई कीजिएगा। सिकाई करने से मांसपेशी थोड़ी ढीली हो जाएंगी, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। आपको एक तेल भी दे रखा होगा न्यूरोएम कर, है ना? तो पहले आप एक्सरसाइज करेंगे, फिर मालिश करेंगे, फिर सिकाई करेंगे, ठीक है। अगर 80% आराम हमें 5 महीने में आ गए हैं, तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर जो बचा कुचा हमारा 20% है वो भी निकल जाएगा। तो उसको लेने की टेंशन नहीं है। बस आपने ध्यान के रखना कि खट्टा नहीं खाना है। दाल जितनी मर्जी खाओ, रोटी जितनी मर्जी खाओ, चावल जितने खाने उतने खाओ। ये जॉइंट आता है ना, हाँ हाँ, हल्का सा भारीपन लगता है, हल्का सा। पहले ज्यादा लगता था, अब हल्का सा लगता है।
हाँ वो पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने आसपास, घर के आसपास कोई फिजियोथेरेपी सेंटर हो ना, वहां पे जाना शुरू कर दो, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि अब क्या है ना, ये काफी हद तक निकल चुका है, जो आखिर का जो भारीपन है ना, उस निकलने में टाइम नहीं लगना चाहिए। बस आपको थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। अब आप गुजरात रहते हो, हम दिल्ली हैं, हम आपको एक्सरसाइज जो बता रहे हैं आप वो कर रहे हो, अपने आप कर रहे हो, और अपने आप करते करते आपका 5 महीने में इतनी इंप्रूवमेंट हो गई है। तो बचा कुछ में अगर हमने थोड़ी बहुत हेल्प ले ली, महीने 2 महीने किसी फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्या है, मैं जहाँ जिस जगह पे रहता हूँ ना, हाँ वो अमरेली जिला में पड़ती है। हमारे आसपास फिजियोथेरेपी नहीं है। जब मुझे स्ट्रोक आया ना, हाँ। तो मैं सूरत चला गया था 2 महीने। अच्छा, तो फिर एक काम करो, छोटा सा कौन सी एक्सरसाइज करते हो जरा मुझे करके दिखाओ। जो सर, मैं एक ये स्ट्रेचिंग वाली करता हूँ, अच्छा, और एक वो बॉल बॉल वाली करता हूँ, और एक वो पंच आता है, अच्छा ये करता हूँ, और हाथ को ऐसे ऐसे रोटेट करता हूँ। ठीक है। बरोबर है। हम्म। और बोतल को पकड़ के छोड़ना, किसी चीज को पकड़ के छोड़ना, ये सब करता। दिन में कितनी बार कर रहे हो एक्सरसाइज? तो सारी कर रहे हो आप बताई हुई। वो दिन में मैं फ्री बैठा हूँ तो करता ही रहता हूँ थोड़ी थोड़ी। अच्छा, तभी इंप्रूवमेंट फास्ट हुई है, क्योंकि आप एक्सरसाइज को छोड़ा नहीं है आपने। फिजियोथेरेपी नहीं हाँ, करवाई, बट एक्सरसाइज करते रहे किसी न किसी फॉर्म में, जब टाइम मिला तो आपने किया, तभी आपको इतना रिजल्ट है। क्योंकि पैरालिसिस का पेशेंट अगर बैठ जाए, एक्सरसाइज ना करे, तो इंप्रूवमेंट लाना मुश्किल हो ही जाता है। तो बहुत अच्छी बात है एक्सरसाइज। अगर हमारे पास फिजियोथेरेपी सेंटर आसपास नहीं है, एक्सरसाइज जो आपको बता रखी है आप वो कर ही रहे हो, तो होपफुली जो है वो 2-3 महीने में ये जो बचा कुचा भी है वो निकल जाएगा। बाकी एक बार आपकी मेडिसिन में एक बार थोड़ा सा सेंसेशन नहीं है इसी आ जाएगी, पहले से आ गई होगी ना। हाँ, ये पहले थोड़ी से थोड़ी आ रही है। पहले हाँ थोड़ी सी आनी शुरू हो गई ना, वो आ जाएगी, पूरी सेंसेशन वापस आ जाएगी। ठीक है, आप बस जो मैंने आपको कहा ना कि अपने काम जो होते हैं, घर के जो अपने काम होते हैं, उनको जितना आप सर, पहले मैं कुछ नहीं कर पाता था इस हाथ से। हाँ। अभी डोर खोलना, पानी का नल शुरू करना, वो दवाई की बोतल खोलना है, सब इस हाथ से करता हूँ। अब वही तो बता रहा हूँ, इसको फास्ट करने का तरीका। इंप्रूवमेंट तो आप में हो ही रही है। अगर हमने थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है तो मेडिसिन को हम नहीं बढ़ा सकते, बट हम एक्सरसाइज के हिस्से को बढ़ा सकते हैं। तो जाने अनजाने में जो काम हमारे घर वाले हमारे लिए करते हैं, अगर वो काम हम अपने काम अपने खुद करने लग जाएं, तो उसमें कोई शर्म भी नहीं होती है। ठीक है, बट उससे क्या होता है कि आपका पूरे दिन में जो आपकी एक्सरसाइज है, वो नंबर ऑफ एक्सरसाइज बढ़ जाएंगी, और आपको वो एक्सरसाइज की तरह महसूस भी नहीं होगा। पर सर, सारा काम मैं ही करता हूँ अपने आप से ही। अच्छा, हाँ, और मेरे एक्सरसाइज की जरूरत है, कोई दूसरी एक्सरसाइज आती हो तो आप बता सकते हो। और नहाना, कपड़े चेंज करना वगैरह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारी एक्सरसाइज तो आप कर रहे हो, शोल्डर की कर रहे हो, स्ट्रेचिंग सारी कर रहे हो, फिंगर्स की कर रहे हो, रिस्ट की कर रहे हो। तो जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें जो कोई कमी नहीं है आपकी, क्योंकि आप पूरा टाइम भी उसको दे रहे हो। ठीक है, तो उसमें हमें कोई नई एक्सरसाइज को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप बस जैसे हमारी शोल्डर मूवमेंट के लिए हम शोल्डर व्हील बोलते हैं, वो आप ऑलरेडी आप मूवमेंट कर ही रहे हो, और अच्छा मूवमेंट हो भी रही है कि इसमें किसी टाइप की असिस्टेंस की भी जरूरत नहीं है। तो अच्छा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो सब करते रहोगे। दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या है, ये हाथ तो पूरा ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, पर ये उंगलियां होती है ना जो, हाँ, और इस तरह पूरी नहीं खुल पाती है, खिंचा हुआ रहता है। दिखाओ जरा, ऐसे दिखाओ। ऐसे नहीं, मुझे दिख ही नहीं रहा ऐसे ना, मुझे दिखाओ सामने। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करनी हो ना, हाँ। तो पूरी सीधी पीछे नहीं जाती है, थोड़ी सी आगे रहती है। आगे मतलब थोड़ा सा पूरा पीछे तक नहीं जाती, वो पीछे वाली की तरफ आप कह रहे स्टिफनेस है, इस वजह से नहीं जा रही है वो। ठीक है, क्योंकि पीछे हाथ की जो पीछे की मांसपेशियों में स्टिफनेस है, इस वजह से वो पीछे की तरफ पूरी नहीं जा रही है। जैसे वो स्टिफनेस खत्म होगी, वो पूरा का पूरी मूवमेंट आपकी वापस आ जाएगी। ठीक है, आप बस इसकी जो थोड़ी बहुत सिकाई और मालिश वाला काम जो है वो कर लेना अच्छे तरीके से, और खट्टा बंद कर देना। दवाई के साथ बस एक परहेज है खट्टे का, ठंडा वंडा भी हम कुछ दे देते हैं, बस खट्टा नहीं देते, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी खाने पीने में अच्छे से खा रहे हैं, खाना दिन में 3 बार खा रहे हैं। और नींद अच्छे से आ रही है, खाने पीने में और कोई दिक्कत नहीं है सर, काफी हद तक सुधार आ गया है। हाँ, अभी तो क्या है कि ये ग्रिपिंग लाने के लिए अब मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि मुझे स्ट्रोक आया था। अच्छा है ना, ऊपर वाली की कृपा रही है। अब ध्यान रखना, अपनी मेडिसिन आप खा रहे हो, एलोपैथिक वाली खा रहे हो, खून पतला करने वाली खा रहे हो? नहीं, आपकी है, चल बात है, खाओ उसको, वो भी जरूर रखो। और वो तो जिंदगी भर खानी है। मेरी दवाइयां बंद हो जाएंगी, वो बंद नहीं होगी। नहीं, वो तो मैं ले लूंगा,
पर अभी तो आप पीछे हुए हैं। अरे मेरी दवाई लकवे को ठीक करती है। एलोपैथिक दवाई जो आप खा रहे थे वो आपको लकवा दोबारा होने से बचा के रखेगी, तो अपना जो पर्चा है ना एलोपैथिक वाला वो भेज देना जो आपका बना हाँ, था, भेज दो। ठीक है। अगर उसमें कोई भी दवाई कम करनी वाली है तो हम करवा देंगे, वरना खून पतला करने वाली दवाई, बीपी की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई आपने खानी है, हाँ सर, वो ठीक है जी। और कभी लगे चक्कर लगे इस साइड का दिल्ली का तो एक बार मिल के जाना। नहीं नहीं सर, 100% आऊंगा। मुझे काफी सुधार आ गया, अब मैं बाइक चला सकता हूँ, कार चला सकता हूँ। हाँ, तो बस प्रोग्राम ऐसा बनाओ है। फिर एक बार दिल्ली गुड़गांव आने का, मिलते फिर आपसे। 100% आऊंगा। और चलता हूँ ना सर, तो ये हाँ। हाथ थोड़ा सा यूं रहता है, स्टिफनेस की वजह से रहता हाँ, है। वो टाइट थोड़ा सा रहता है, वो ठीक हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। यही दिक्कत बस है। आप खट्टा मत खाओ, खट्टा खाने से स्टिफनेस बढ़ती है, इसलिए आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि खट्टा मत खाओ। नहीं और सर, ठीक है, 100% बंद ही क्योंकि अगर कर दूं। खट्टा नहीं खा रहे होते तो रिजल्ट और फास्ट हो जाते और आप ये जो बचा कुचा है वो भी निकल जाता। नहीं नहीं सर, वो बंद कर दूंगा। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना, ठीक है। ओके चलिए, ओके, ओके थैंक यू सर। ओके काफी सारा रिजल्ट मिला है और मैं टाइम टू टाइम आपकी दवाई लेता रहूँ। बढ़िया, अब कंटिन्यू रखना है उसको, ठीक है। ओके। चलिए, ओके जी, ध्यान रखिए। तो आपने खुद देखा कि पैरालिसिस में रिकवरी हो जाती है, मगर हमने यहाँ तक नहीं पहुँचना है, अपनी कंडीशन इतनी खराब नहीं करनी है। अगर आपको ज़रा सी भी दिक्कत महसूस हो रही है तो फटाफट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जैसे हम लेते हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट लो। उसके बाद कोई कमजोरी रह जाए, मोस्ट वेलकम है, आके मिल सकते हो। इसी के साथ मैं चलेगी आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।